नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म विज़न यूपी पीएससी में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको कुछ जानकारी देनी थी। यदि आप यूपी प्री 2020 में अपियर होने जा रहे हैं, साथ ही आप आरओ एआरओ बीईओ प्री में भी अपियर होने जा रहे हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मिल जाएगी। साथ ही आप आचार्य मोबाइल ऐप या आचार्य.com से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही आप हमारा विज़न यूपीपीएससी का जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ग्रुप पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके लिए लाभदायक होगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे इसको भी आप पहले की तरह ही पढ़ेंगे। पिछला जितने हमने 3 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उनसे थोड़ा थोड़ा कंपेयर करते हुए चलना है। साथ में जो हमारे पॉइंट्स हैं, कृषि, धर्म, स्त्रियों की स्थिति, साहित्य, स्थापत्य, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि यहाँ पे किस तरीके का था, व्यापार व्यवस्था यहाँ की किस तरीके की थी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य बताना है। उन्होंने अपना राज्य कुषाण राज्य के अवशेषों पर स्थापित किया। इस काल में उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला क्षेत्र था। गुप्त काल में जीन, लगाम और जूतों का आविष्कार हुआ। और लास्ट ऑप्शन है, इस काल में घुड़सवारों की भूमिका प्रमुख हो गई थी। सॉरी। तो देखते हैं। अपना राज्य उन्होंने कुषाण राज्य के अवशेषों पर स्थित किया। आपको पता है मौर्यास के बाद जो है कुषाण आ गए थे। तो ये जो है 5वीं सदी में है, ठीक है। तो ये आफ्टर, ये एडी में आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर एसी या एडी जो भी बोलेंगे, आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट आप लोगों को पता ही होगा। तो ये आफ्टर क्राइस्ट में है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इनसे पहले कुषाण थे, कुषाणों के बाद ये आए हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला क्षेत्र था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की तरफ प्राप्त हुए हैं इनके। और मौर्यास में कौन सा क्षेत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? आपको याद होगा, मगध। मगध ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मौर्य में, ठीक। और हड़प्पा में कौन सा क्षेत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? सिंध या फिर पश्चिमोत्तर प्रांत, ठीक है। सिंधु नदी के आसपास का या फिर पश्चिमोत्तर प्रांत। और वैदिक में कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? गंगा यमुना दो आपका क्षेत्र वैदिक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये स्टेटमेंट भी ठीक है और फर्स्ट भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, गुप्त काल में जीन, लगाम और जूतों का आविष्कार हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है। ये कला इन्होंने किससे सीखी थी? कुषाणों से सीखी थी। कुषाणों ने इन्हें सिखाया था, ना कि इनकी खुद का इन्वेंशन था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? घुड़सवारों की भूमिका प्रमुख हो गई, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। मौर्य में क्या था? रथ वाले, जो आगे घोड़ा होता है और पीछे रथ होता है, ये वाली चीज़ें थी। यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। मौर्यास के बाद गुप्ताज में कुछ कम हो गया और घुड़सवारों की भूमिका ज़्यादा हो गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। यहाँ पे आप व्याख्या में देख भी सकते हैं। और जब घुड़सवार होते हैं तो गतिशीलता में भी वृद्धि होती है। रथ चलता है थोड़ा धीरे और घुड़सवार थोड़ा तेजी से चलते हैं। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के उद्भव व विकास के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? अब हमें क्या बताना है? सत्य। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे ही, तो इस तरीके से सत्य है, असत्य है, या उसका कीवर्ड क्या है, इस तरीके से अंडरलाइन करते रहा करिए, जिससे आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। इनके राज्य में मध्य भारत की उर्वर भूमि शामिल थी, ठीक, जिसके कारण अच्छी उपज होती थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका राज्य कहाँ कहाँ तक था। तो इनका राज्य तो काफ़ी नीचे तक,
क्योंकि मौर्यास काफ़ी कुछ छोड़ के गए थे, पर ये मौर्यास के काफ़ी बाद में आए हैं। करीब 100-200 साल 300 साल लग गए होंगे, क्योंकि मौर्यास क्या है BC में है और ये आके AC में हो गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी टाइम बाद आए हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि मध्य भारत उनके अंडर था भी कि नहीं था। बिल्कुल था उनके अंडर में, जिसके कारण अच्छी उपज होती थी। तो यहाँ पे आपको अभी भी पता है मध्य प्रदेश में खाद्यान्न में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे टॉप स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाती है। दक्षिणी बिहार से प्राप्त लौह के उपयोग से उन्नत तकनीक के औजार और हथियारों के निर्माण को बल मिला। मगध साम्राज्य भी लोहा कहाँ से प्राप्त करता था? अपने बिहार वाले पोर्शन से, दक्षिणी बिहार से, झारखंड वाला एरिया जो है आज के टाइम पे, तो इन्हें भी मिलता था। ये स्टेटमेंट भी ठीक था, ठीक है। और रोमन साम्राज्य से व्यापार करने के कारण वे लाभ की स्थिति में थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? D 1, 2 एंड 3। रोमन साम्राज्य से ये व्यापार करते थे, उनको क्या बेचते थे? सिल्क बेचते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस काल में बेजेंटाइन साम्राज्य अर्थात पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ रेशम का व्यापार करने के कारण उत्तर भारत के इलाके काफ़ी फ़ायदे में थे। उनका व्यापार जो है बढ़ेगा। जब हमारा एक्सपोर्ट होता है तो ऑब्वियसली हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, हम फ़ायदे में रहते हैं। उस समय फॉरेन करेंसी की जगह मेटल्स चलते थे, गोल्ड, सिल्वर। तो जब गोल्ड मिलेगा तो हमारा जो व्यापार है या हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन काल में भारत के राजवंशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? कौन से राजवंश हैं और कालानुक्रम पूछा है। तो देख लीजिए, कुषाण, गुप्त, मुरुंड, मौखरी, कुषाण, मौखरी, गुप्त, मुरुंड, कुषाण, मरुंड, गुप्त और मौखरी, और मुरुंड, मौखरी, गुप्त और कुषाण। हमें दो चीज़ें पता हैं कि कुषाणों के अवशेषों पर कौन आए थे? गुप्ताज आए थे। बस हम ये दो चीज़ जानते हैं। तो पहले कुषाण होने चाहिए किसी भी ऑप्शन में, देन गुप्ताज होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सारे ही सिर्फ इस ऑप्शन को छोड़ के बाकी ABC तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक और क्या चीज़ देखनी है कि मौखरी जो है, मौखरी किसके बाद आए थे? गुप्ताज के बाद आए थे इमीडिएटली। तो अब तीन ऑप्शन हमें पता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले कुषाण होने चाहिए किसी भी ऑप्शन में, देन गुप्ताज, देन मौखरी। तो कुषाण है, गुप्ताज है, फिर मौखरी है। ये एक तो हो सकता है A, ये नहीं हो सकता क्योंकि मौखरी पहले आ गए, तो ये गलत हो गया। और तीसरा क्या हो सकता है? ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ये दो तो एलिमिनेशन से निकल गए। अब 50-50 बचा। 50-50 किस में बचा? A और C में। A और C में 50-50 बचा। तो अब इस चीज़ को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मरुंड, तो कुषाणों के बाद मरुंड आए थे। बहुत छोटा सा था इनका साम्राज्य और अल्प समय के लिए, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है और बहुत पढ़ना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुषाण, देन मरुंड, देन गुप्त, देन मौखरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C इज़ द करेक्ट आंसर। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन लगाइए, 50-50 देखिए, देन आप उसको सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और जो मुरुंडों की सत्ता थी वो 250 ईस्वी तक रही। उसके बाद 275 में गुप्त वंशों के आधिपत्य में सत्ता स्थापित हो गई। और उसके बाद मौखरी वंश ने हूणों को पराजित कर पूर्वी भारत में आ गए थे वो। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब आप चंद्रगुप्त का नाम देखें, प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, दो नाम थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज मत होइएगा, वो मौर्य वंश का था। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। उसने गुप्त संभवत 319 से 20 में रुद्रदामन से युद्ध उपरांत विजय स्मारक के रूप में सिक्का चलाया था। यहाँ पे विजय स्मारक के रूप में सिक्का लिखना है। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है।
तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसने राजकुमारी से विवाह किया था। उसका मानना ये था कि युद्ध के साथ साथ हमें विवाह के साथ भी विवाह प्रस्ताव भी रखने चाहिए और विवाह के माध्यम से भी अपना राज्य विस्तार करना चाहिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम हमारे साम्राज्य के अधीन होनी चाहिए वो जगह। तो उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। और लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। 319 उसने रुद्र दामन 320 में रुद्र दामन के से युद्ध उपरांत विजय स्मारक नहीं चलाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख लीजिए। उसने अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत चलाया था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, ऐसा नहीं था, युद्ध नहीं हुआ था, उसका राज्यारोहण हुआ था। तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इस काल में गुप्त साम्राज्य का व्यापक विस्तार हुआ। सेकंड, उसकी नीतियां अशोक की नीतियों के समान थीं। थर्ड, उसके काल में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाया था। समुद्रगुप्त जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक कहा जाता है और इम्पॉर्टेंट रूलर है किसका? गुप्ता साम्राज्य का। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। तो जब नेपोलियन कह रहे हैं भारत का, तो ऑब्वियसली इसने व्यापक साम्राज्य विस्तार किया होगा, क्योंकि नेपोलियन भी विश्व विजेता बनना चाहता था। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, इसने व्यापक विस्तार किया है। उसकी नीतियाँ अशोक की नीतियों के समान थी। अशोक की नीतियाँ क्या थी? अशोक ने केवल एक युद्ध किया था, कौन सा? कलिंग का युद्ध। उसकी नीतियाँ क्या थी कि वो युद्ध नहीं करेगा, नरसंहार नहीं करेगा इतना ज़्यादा, और वो ये भी चाहता था कि मेरे बेटे और पोते भी ऐसा काम ना करें। पर समुद्रगुप्त कितने समय बाद आया, स्टिल वो क्या कर रहा था? साम्राज्य विस्तार कर रहा था अपना। साम्राज्य विस्तार कोई इजीली तो आएगा नहीं, कहेगा लीजिए आप मेरे साम्राज्य पे अधिकार जमा लीजिए। उसे लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी, युद्ध करने पड़ेंगे। तो कहाँ तो अशोक कहता है भेरी घोष नहीं धम्म घोष, और कहाँ समुद्रगुप्त कहता है भेरी घोष। तो नीतियाँ तो अलग अलग हो गई ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। उसके काल में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाया था। ये जो अशोक था, इसने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए किसे भेजा था? कमेंट में बताइएगा आप लोग किसको भेजा था बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। तो यानी कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म तो पहुंच चुका था, तो राजा मेघवर्मन ने बौद्ध मंदिर भी बनवा दिया था गया में। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। तो सत्य कथन हमें जब यहाँ पे बताने हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? केवल 1 और 3, सी हमारा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अशोक शांति और अनाक्रमण की नीति में विश्वास करता था, समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में आनंद पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, अभी आपको बताया है। निम्नलिखित में से किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस लिए? उसकी बहादुरी और कौशल के कारण। नेक्स्ट 7th, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चंद्रगुप्त मौर्य हमने देखा, चंद्रगुप्त प्रथम हमने देखा, अब क्या देख रहे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा। काफ़ी अच्छा राजा था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। अच्छा, इस काल के जो राजा थे उन्होंने बहुत हैवी उपाधियाँ ली थी, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य। जबकि मौर्य साम्राज्य में आपको कोई उपाधि देखने को मिलती है? बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा सम्राट अशोक कहा गया है, ठीक है, बस सम्राट, क्योंकि बहुत सारा एरिया उसके अंडर था, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। आप एक और बात बताइए, इसको कंटेम्प्रेरी से जोड़िए, क्या आज के समय में हम कोई उपाधि धारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आर्टिकल
18 है वो क्या कहता है, उपाधियों का अंत होना चाहिए एक्सेप्ट एजुकेशनल, और जो सेना में उपाधियां दी जाती हैं कर्नल मेजर इस टाइप की, इनको छोड़ करके बाकी सभी उपाधियों का अंत किया गया है। उस समय ऐसा कोई संविधान नहीं रहा होगा, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि उस उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के एरिया में बहुत ज़्यादा इनका डोमिनेंस था, बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट था ये, तो अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए यहाँ पे उज्जैन में भी उसने एक राजधानी उसने बना ली थी। थर्ड क्या है, उसके काल में यात्री ह्वेनसांग भारत आया। सबको पता है ह्वेनसांग तो हर्ष के काल में आया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में कौन आया है, वैसे ये क्वेश्चन में आगे आ ही जाएगा, अदरवाइज आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। लास्ट ऑप्शन विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी, ये तो अभी बताया है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पे असत्य क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट है। तो ये आप पूरा देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कवि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने नवग्रह नवरत्न उसके दरबार में थे। ये जो राजा महाराजा लोग होते थे, ये कवि, डांसर्स, चित्रकार, इन सबको प्रश्रय देते थे, आश्रय देते थे, पेट्रोनेज में रहते थे इनके। क्योंकि अगर जैसे कोई कवि है, उसके पास बहुत अच्छी क्षमता है लेकिन संसाधन ही नहीं है, तो अपनी उस कला को कैसे निखार पाएगा। ठीक है, तो ये संरक्षण प्रदान कर देते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में काफ़ी सारे लोग थे, देख लेते हैं कौन कौन था। कालिदास थे और अमर सिंह भी थे। लेकिन हरिशेन किसके काल का है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के काल में हरिशेन आपको दिखेंगे, तो दरबारी कवि हरिशेन नहीं थे। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसका देख लेते हैं, कालिदास और अमर सिंह दोनों थे और उज्जैन दरबार के कवि थे। तो कालिदास की रचनाएं आपको पता होनी चाहिए, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये सारी हैं। और अमर सिंह की है अमरकोश। तो ये आप इनकी रचनाओं को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, इलाहाबाद का प्रशंसात्मक अभिलेख स्कंदगुप्त की विजयों का वर्णन करता है। यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख होगा, ना कि प्रशंसात्मक। या प्रशंसात्मक भी ठीक है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में ही बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये क्या बताता है, स्कंदगुप्त की विजय। स्कंदगुप्त भी इस काल में एक राजा हुआ था। इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति है अभिलेख, वो स्कंदगुप्त का है, गलत, ये समुद्रगुप्त का है। ये समुद्रगुप्त का है और इसको हरिशेन द्वारा लिखा गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। स्कंदगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ पर खुदे अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का कीर्ति वर्णन किया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो कुतुब मीनार के पास एक जो स्तंभ है, लौह स्तंभ, ठीक है, वहाँ पे चंद्रगुप्त की विजयों के बारे में बताया भी गया है। ये क्या है, मेहरौली में स्थित है लौह स्तंभ, मेहरौली स्तंभ भी इसको बोलते हैं, या मेहरौली में स्तंभ है स्थित है। ये बहुत साल पुराना है। सबसे पहले देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब डिस्कस करते हैं इस लौह स्तंभ के बारे में। ये जो है, ये लोहे की वस्तुओं के बारे में सबसे अच्छा उदाहरण है, और ये मेहरौली में स्थित है। इसका निर्माण शायद ईसा की 4वीं सदी में हुआ है, 4th सेंचुरी एडी में इसका निर्माण हुआ है। और इतने सालों से ये है, अब तक कितने साल हो गए, अराउंड 1500-1600 ईयर्स होने जा रहे हैं। तो ये आज तक एज इट इज़ खड़ा हुआ है और ये ख़राब नहीं हुआ है। आप तो सुनते होंगे कि कारें, जब आप रोड से आते हैं तो देखते हैं कितनी सारी कारें एकदम जंग खा के खड़ी हैं, ख़राब हो गई हैं, बिल्कुल डिग्रेड हो गई हैं, पर ये आज तक खड़ा हुआ है।
तो ये बहुत तकनीकी कौशल का एक प्रमाण है। और ऐसा भी कहते हैं कि ये इतना सूखा इसलिए भी रहा, उसका एक रीज़न ये भी है, ये इतना सही आज तक इसका जीवन जो है इतना लंबा इसलिए भी रहा क्योंकि ये बहुत सूखे स्थान पर है, शुष्क क्षेत्र में रहने के कारण ये आज भी जीवित है। तो इस प्रकार जो लौह स्तंभ है वो 100 वर्ष पहले पश्चिम में किसी ढलाई घर में उसको बना पाना बड़ा ही दुष्कर कार्य लगता है। आजकल तो बहुत ईजी है, इतनी सारी मशीन्स हैं, इतनी सारी आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो बना देंगे। पर उस टाइम पे ये थोड़ा टिपिकल लगता है क्योंकि मशीन्स नहीं थी इतनी सारी, तो उन्होंने कैसे बनाया होगा वो वही लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 9th का क्या हो जाएगा हमारा, बी। ये प्रशस्ति, जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, तो प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है या प्रशंसात्मक जो लेख है उसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो प्रशंसा की गई है, तो वहाँ पे ये जो लिखा है प्रशंसात्मक अभिलेख या फिर प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, वो दोनों ही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। फर्स्ट, स्कंदगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी थे वो नितांत कमजोर थे। सेकंड, हूणों का उत्तम धनुर्धर होना। और थर्ड, सामंतों का विद्रोह। तो नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, कथन कौन से बताने हैं, सत्य बताने हैं हमें। स्कंदगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर थे। जब कमज़ोर उत्तराधिकारी होते हैं ना, तो कई बार आप कितना भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करके जाएं वो उसको बर्बाद कर देते। जैसे एक अपने इंडिया में कहावत भी है, पूत कपूत तो क्यों धन संजय, पूत सपूत तो क्यों धन संजय। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसको तो कुछ भी नहीं था, उसने अपने बल पे पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। ठीक, और समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जो राजा हुए वो काफ़ी कमज़ोर हुए। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये पतन के कारण है। हूणों का उत्तम धनुर्धर होना, हूण जो थे स्कंदगुप्त के टाइम पर ही बहुत ज़्यादा आक्रमण कर रहे थे और स्कंदगुप्त जीत के भी आया था उनको। लेकिन जब उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर हैं तो वो कैसे उनसे जीतने की कोशिश करेंगे, दुबक के बैठ जाएंगे या नहीं जाएंगे। और हूण जो थे उनकी कला, उनकी धनुर्धर जो कला थी वो बहुत उसमें निपुण थे, इसलिए जीत गए होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सामंतों का विद्रोह, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उस समय सामंतवादी जो प्रथा थी वो बहुत ज़्यादा थी। मौर्य साम्राज्य में आप देखते होंगे बहुत सारे अमात्य मंत्री आपको दिखाई देंगे, लेकिन गुप्तास में उतने ज़्यादा मंत्री अमात्य नहीं दिखाई देंगे। ऐसा लगता है गुप्तास जो हैं वो आज की जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे 15% मिनिस्टर्स ही होने चाहिए, उस तरीके से रहे थे। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम सामंतों से करा लिया करते थे गुप्तास जो थे। तो गुप्तास के यहाँ सामंत बहुत ज़्यादा थे। जब आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, आपको लगता है कि आप तो राजा का सीधा हाथ हैं या दायां हाथ हैं या बायां हाथ हैं, इस तरीके का लगने लगता है, तो आपको ये लगता है जब हम ही सारा राजा का काम करते हैं तो क्यों ना हम ही राजा बन जाए। तो सामंतों के विद्रोह भी होने लगे थे। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, डी, 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11th, गुप्त साम्राज्य के पतन के समय उदित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका पतन हुआ तो कोई ना कोई तो आया होगा, उदित राज्यों के बारे में बताना है। मालवा नरेश यशोधर्मन ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। ठीक, नेक्स्ट, मौखरी वंश के शासकों ने उत्तर भारत विजय के उपलक्ष्य में 532 ईस्वी में विजय स्तंभ स्थापित किए। ये हमें पता है मौखरी वंश आया था गुप्तास के बाद। ठीक है, पर उत्तर भारत में इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, मालवा नरेश यशोधर्मन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी, ये स्टेटमेंट गलत है। और मौखरी वंश जो है उत्तर भारत में विजय अभी हासिल उसने नहीं कर पाई थी और विजय स्तंभ भी कोई स्थापित नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पे सत्य जो कथन बताने हैं
तो ना तो एक ना ही दो, दोनों ही कथन सत्य नहीं है। देख लेते हैं। मालवा के औलिकर सामंत वंश के यशोधर्मन ने हूणों को हराकर गुप्त शासकों को कड़ी चुनौती दी थी। ठीक है, और उसने जो है ये स्तंभ की स्थापना की थी उत्तर भारत में। सामंत जो था वो ऑलरेडी उत्तर भारत में था, इसलिए उसने यहाँ पे विजय स्तंभ स्थापित किया था। और मौखरी राजवंश के जो शासक थे वो बिहार और उत्तर प्रदेश में राज्य सत्ता स्थापित की थी और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों इंटरचेंज कर दिए गए हैं, ये मैच द फॉलोइंग में आते तो इनको किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? वेरी इजी, स्कंदगुप्त को। ठीक, तो स्कंदगुप्त को इसका सामना करना पड़ा था और उसने उनको पराजित भी किया था। पर स्कंदगुप्त के बाद के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने क्या किया था, वो हूणों से ऑलमोस्ट हार गए थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी जो थे, चंद्रगुप्त को भी सामना करना पड़ा था, उसके उत्तराधिकारियों को बहुत ज़्यादा करना पड़ा। 13 क्वेश्चन। गुप्त काल की प्रशासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आ गई उनकी प्रशासन पद्धति। जो गुप्त राजा हैं, गुप्त राजाओं ने परमेश्वर और भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के दौरान ही इसको बताया गया था, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। राजपद ज्येष्ठाधिकार की प्रथा पर कायम था। राजपद जो है वंशानुगत तो थे, पर ज्येष्ठाधिकार था ये नहीं था। ये बिल्कुल इसको रूल के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो किया जाता था कि सबसे बड़े बेटे को ही दिया जाएगा। वंशानुगत है, आप देख रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है और कुमारगुप्त है, ये सब एक ही फैमिली के, एक ही वंश के हैं, पर सबसे बड़े को मिलना ये कोई कंपल्शन नहीं था उस समय में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इस काल में सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र अंकित था। ये स्टेटमेंट ठीक है। उस समय में जो विष्णु थे, भगवान विष्णु का बहुत ज़्यादा उनको लोग मानते थे, वो बहुत प्रिविलेंट थे उस समाज में, तो उनकी पत्नी के रूप में लक्ष्मी को चित्रों पर अंकित किया गया था। आज भी हम लक्ष्मी को धन की देवी मानते हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। अब देखते हैं कौन सा पूछा है, सत्य या असत्य। कौन से कथन सत्य हैं? तो सत्य पूछा है, तो सत्य कौन कौन से हैं? 1 and 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 and 3। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको विष्टि कहा जाता था? विष्टि किसे कहते हैं? विष्टि कहते हैं बेगार को। ठीक है, बेगार को विष्टि कहते हैं। जो गुप्त साम्राज्य था उसमें कई बार जो ग्रामवासी थे उन्हें सरकारी सेना और अधिकारियों के लिए बेगार निशुल्क श्रम भी करवाया जाता है। जैसे जब जो सेना थी या जब जाती थी अपने युद्ध अभियानों के लिए, तो वहाँ पे ये रूल था कि उनको खाना पीना, उनके रुकने का प्रबंध कौन कराएगा? ग्रामीण लोग कराएंगे। उसके साथ साथ उन्हें कई बार सरकारी सेना को बेगार भी उनके लिए करनी पड़ती थी। अभी भी कहा गया है हमारे संविधान में कि यदि आवश्यकता पड़ी, बेगार के लिए तो नहीं पर कंपलसरी सर्विस के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में है? बढ़ते हुए यानी कि सबसे पहले कौन होगा? सबसे छोटी इकाई। तो हमें पता है यहाँ पे सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? राज्य। तो राज्य जो है सबसे लास्ट में आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी या सी में से कोई होगा। ये दोनों हट गए, 50-50 में हम आ गए। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? गांव या ग्राम आज भी है, तो ग्राम सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बी ऑप्शन, ग्राम, वीथियाँ, विषय, युक्ति और राज्य। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी, ग्राम, उसके बाद वीथियाँ, उसके बाद विषय, उसके बाद युक्ति और उसके बाद राज्य।
उन्होंने अपनी जो प्रांतीय और स्थानीय शासन के इजीली चलाने के लिए इस तरह के विभाजन को बनाया था। अभी भी है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद तहसील और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताने हैं। इस काल में सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे। अमात्य किसे कहते हैं? मंत्री को कहते हैं, मिनिस्टर। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, सबसे बड़े अधिकारी को कुमारामात्य कहते थे। सेकंड, सामंतों को गरुड़ छाप वाले राजकीय शासन पत्र जारी किए जाते थे। गरुड़ छाप, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसा हमारे नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल है इस समय पे, उसी तरीके से उस टाइम भी उनका ये होता था। जैसे मौर्यों का कहा जाता है मोर, मोर से उनका मौर्य निकला था, वो मौर्य को बहुत मानते थे। हो सकता है ऐसा एग्जैक्टली उल्लेख तो नहीं मिलता है कि हो सकता है वो मौर्य को ही अपना काइंड ऑफ नेशनल बर्ड मानते हो या कुछ इस तरीके से उसकी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो उसको। तो यहाँ पे क्या है, गुप्त साम्राज्य में गरुड़ छाप वाले शासकीय पत्र जारी किए जाते थे। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, पुरोहितों को दी गई कर मुक्त भूमि में राजकीय अधिकारी शासन चलाते थे। पहली बात तो किसी को आप कोई चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, किसी को आपने कोई चीज़ दी, ठीक है, ए ने बी को कुछ दिया, आपने माना एक चॉकलेट दी उसको, ठीक है। अब आप ए को बी को कोई चीज़ दे चुके हैं, तो बी की इच्छा वो चॉकलेट खाए, बांटे, कुछ भी करे, ठीक है, या फेंक दे, ए का तो कोई मतलब नहीं रह जाता ना। तो ये बी के ऊपर डिपेंड करता है क्या करेगा वो। इसी तरीके से यहाँ पे जो पुरोहितों को कर मुक्त भूमि दी गई है उसमें राजकीय अधिकारी शासन चलाएंगे, ये तो गलत बात हो, ये तो गलत बात हो गई। ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि फिर दी ही क्यों थी। अगर पुरोहित चाहें तो हेल्प इनकी मांग सकते हैं कि भाई हमसे शासन नहीं चल रहा है, ये काम आपका है, आप थोड़ी हमारी हेल्प कर दीजिए, वी विल पे फॉर दैट। लेकिन पूरा शासन चलाए तो ये बात गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ए हेल्प तो मांग सकता है बी से कि चॉकलेट तोड़ने में मदद करो, मुझे बांटनी है, ठीक है, या चॉकलेट बहुत ज़्यादा है मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मदद कर दो मेरी, लेकिन पूरी तरीके से कह दे ये गलत होगा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। तो आंसर यहाँ पे सत्य कथन पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो है ये देख लीजिए, यहाँ पे जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी उन्हें ग्राम दे दिए जाते थे, उनमें राज्य के अधिकारियों और अमलों को प्रवेश करने का तक हक नहीं था। आप तो शासन चलाने की बात कर रहे हैं, वो प्रवेश तक नहीं कर सकते थे। जो राजा के अंडर आती थी उस जगह पे वो प्रवेश कर सकते थे और अपना अधिकार चलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? आपको पता है गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। यहाँ इस समय सोने के सिक्के काफ़ी चलाए गए थे, उनकी प्योरिटी भी बहुत होती थी, अच्छी प्योरिटी के सिक्के होते थे। तो स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी, तो उन्हें किस स्पेसिफिक नेम होगा? जैसे हमारा क्या है अभी, रुपए कहते हैं, कहीं पे डॉलर बोलते हैं, कहीं पे युआन बोलते हैं, और कुछ भी जो भी बोलते हैं। तो इस काल की जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको दिनार बोलते थे। तो दिनार इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था इनकी कैसी थी? अच्छी रही होगी, क्योंकि रोमन साम्राज्य से इनका काफ़ी व्यापार था, सोने के सिक्के थे इनके। तो देख लेते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है। इस काल में चांदी के सिक्के जारी किए गए। सोने के सिक्के चल ही रहे थे पर हर किसी के पास नहीं होंगे, तो चांदी के सिक्के भी थे। जब इन्होंने पश्चिम विजय की थी ना, तो क्षत्रपों में ये जो चांदी के सिक्के थे, तब इन्होंने भी चांदी के सिक्के लेन देन के लिए यूज़ किए थे अपनी पश्चिम विजय के कारण। स्टेटमेंट ठीक है। इस काल में सुदूर व्यापार, रोमन व्यापार में हिरास हो गया था। व्यापार होता था, ये बात ठीक है, काफ़ी इनको फ़ायदा भी हुआ, लेकिन जब रोमन्स ने क्या किया, क्या खरीदते थे रोमन हमसे? सिल्क,
रेशम, एक समय ऐसा आया कि उन्होंने सिल्क बनाने की टेक्निक चाइनीज़ से सीख ली। फिर अब ये हमारी इंडियन सिल्क क्यों लेंगे? पहले तो ये लेते थे, अब इन्होंने लेना बंद कर दिया, तो हमारे व्यापार में ऑब्वियसली हिरास हो गया। पहले हमें टीवी बनानी नहीं आती थी, इसलिए हम इधर उधर से लेते थे, लेकिन अब हमें बनानी आती है, हम क्यों लेंगे? जैसे लॉकडाउन पीरियड में भी क्या हुआ है कि सभी लेडीज़ ने घर में सब कुछ बनाना सीख लिया, जलेबी है, जो भी चीज़ें सब बनानी सीख ली, तो अब वो बाहर खरीदने क्यों जाएंगी? तो व्यापार में हिरास होगा रेस्टोरेंट्स होटल्स के। तो इसी तरीके से इन्होंने सीख लिया था, इसलिए यहाँ पे भी व्यापार में हिरास हुआ। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है। किसानों को तब भी कर देना पड़ता था, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, कोई नई टेक्नोलॉजी उन्हें नहीं बताई जाती थी कि आप इस तरीके से अपना जो है ये कृषि कार्य को संपूर्ण कीजिए, पूर्ण कीजिए। तो किसानों की स्थिति बहुत लंबे समय से खराब है। आप चाहे प्रेमचंद की कहानी में हीरा होरी को देखिए, तब भी स्थिति खराब है। जो हीरा और मोती नामक बैल थे, वो अपने किस जो उसका मालिक है उसको रोकते हैं कि भाई तुम आत्महत्या मत करो। तो किसानों की जो स्थिति है एक लंबे समय से खराब है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या है, कभी एग्ज़ाम में कोट करने को तो आप इस तरीके से चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे किसानों की आय दुगनी कैसे करें, या कुछ भी ऐसा टॉपिक होता है, तो ऐसे में तो आप लिख सकते हैं कि किसानों की स्थिति को अच्छा करना एक दुरूह कार्य है, क्योंकि गुप्तास के टाइम से ही आर्थिक स्थिति इनकी किसानों की खराब चली आ रही है। तो लगेगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। प्रेमचंद की कहानियों को कोट कीजिए, आपका ऐसे जो है बहुत एनरिच हो जाएगा। तो बैक आते हैं अपने टॉपिक पे। 18th में 1 and 2 स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पे सत्य कथन पूछे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। केवल 1 और 2 कथन ठीक है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गुप्तकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कृषि देख ली, व्यापार देख लिया, प्रशासनिक व्यवस्था देख ली, अब क्या है, समाज देखते हैं। समाज में क्या होगा देख लेते हैं। इस काल में शूद्रों और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार आया, ठीक। नेक्स्ट, नारद स्मृति में ब्राह्मणों को मिले विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया है। थर्ड, स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। और फोर्थ स्टेटमेंट है, इस काल में सती प्रथा प्रचलित थी। असत्य कथन बताना है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट पहले देखते हैं। शूद्रों और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार आया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि इस काल में शूद्र और स्त्रियां जो थी उन्हें पुराण पढ़ने की परमिशन दे दी गई थी। साथ में जो एक नए देवता आए थे कृष्ण, उनकी भी पूजा वो कर सकते थे, और सीमित रूप में अपने घर में जो है पूजा पाठ करवा सकते थे, ठीक है, कर्मकांड कर सकते थे। तो दोनों की स्थितियों में ही सुधार आएगा। नेक्स्ट, नारद स्मृति में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार मिले, इसका भी वर्णन है। देखिए ये फैक्चुअल चीज़ है, आपको इतने पीछे के क्वेश्चन से समझ आ गया होगा कि ब्राह्मणों को विशेषाधिकार मिले हैं, क्योंकि राजा जो है क्या देता था, ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि देता था। जब कर मुक्त भूमि है तो उस पे ही जो ब्राह्मण है पूरा शासन करेंगे, कर उगाएंगे, जब पैसा होगा तो विशेषाधिकार आएंगे। कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की स्थिति उस समय अच्छी थी, तो ये बात हमें पक्की पता है, ये बात सही है। पर ये बात नारद स्मृति में ही लिखी है, इसको आपको याद करना होगा, ये फैक्चुअल चीज़ है। तो वैसे ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड, स्त्रियां पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, ये स्टेटमेंट गलत है। स्त्रियों की स्थिति में जब सुधार आया है तो उन्हें यहाँ पे पुनर्विवाह की भी अनुमति दी गई, पुनर्विवाह कर सकती थी। ये एक टेक्स्ट में लिखा हुआ भी है कि यदि किसी स्त्री का जो पति है संन्यास ले ले, मर जाए, या कुछ और उसके साथ हो जाए, तो वो जो है विवाह कर सकती है, कुछ ऐसा स्मृतियों में कहा गया है। तो पुनर्विवाह कर सकती है स्त्री। और इस काल में सती प्रथा प्रचलित थी, हाँ सती प्रथा प्रचलित थी। और स्त्रियों को थोड़ा, जो उच्च वर्ग की स्त्रियां थी उनकी स्थिति निम्न थी, ठीक है, उनको एक संपत्ति की तरह समझा जाने लगा, और उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाने लगी कि यदि पति आपका मरता है तो आपको भी उसके साथ चिता पे जाना चाहिए। तो स्टेटमेंट डी सही है।
तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? सी यहाँ पे असत्य कथन है। और ये आप इसको जब आप रिवीजन के टाइम देखें तो व्याख्या को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त काल में बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? बौद्ध धर्म, अभी हमने क्या देखा? लक्ष्मी जो थी सिक्कों पर दिखाई दी थी, ब्राह्मणों का वर्चस्व है, ठीक है, और विष्णु को वो अपना देवता मान रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीज क्या इंगित करती हैं? लक्ष्मी, ब्राह्मण, ये सारी चीज क्या इंगित करती हैं? कहीं ना कहीं हिंदू धर्म या भागवत धर्म या कोई भी और धर्म ज़्यादा प्रिवलेंट था। फिर नया देवता जो आए थे कृष्ण, कृष्ण की पूजा करने को कहा गया है। कहीं कहीं भी बौद्ध धर्म की बात हुई है? अगर बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रिवलेंट होता तो ब्राह्मणों की स्थिति कंपैरेटिवली निम्न होती, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप बिल्कुल आज ब्लैंक होकर के आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप केवल जो पीछे 19 क्वेश्चन पढ़े हैं उनके बेसिस पे आप इसको पढ़िएगा और आप बहुत आराम से आंसर दे पाएंगे इसका। इस काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया होगा। लक्ष्मी को वो अपने सिक्कों पर दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। पहले क्या थी? बौद्ध शिक्षा जगह जगह थी, अब नालंदा एकदम केंद्र बन गया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, आज भी माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध शिक्षा का केंद्र। नेक्स्ट, इस काल में वैष्णव संप्रदाय अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। विष्णु को मानते हैं, लक्ष्मी जी को मानते हैं, तो वैष्णव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय होगा। तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। ये सारे आपने कहाँ से डिराइव कर दिया आंसर? आपने पीछे जो 19 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिए और चीज़ों को एक अपने दिमाग में बिठाते जाइए। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन में कुछ अलग सा दिख रहा है। इस काल में स्तूपों और विहारों का भी निर्माण हुआ, नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। भागवत धर्म या वैष्णव संप्रदाय या हिंदू धर्म डोमिनेट कर रहा था, पर जो है बौद्ध धर्म बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था, आज भी नहीं हुआ है। आज भी बौद्ध धर्म चल रहा है, भले ही हिंदू धर्म डोमिनेट कर रहा है, पर छिटपुट कहीं ना कहीं दिखाई देता है। सेकंड क्या है? महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत या वैष्णव संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गए थे इस काल में, और इसने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में भी बताया गया है। तो 10 अवतार वगैरह ये सब बताए गए हैं, पर ये नहीं कह सकते बौद्ध धर्म खत्म हो गया था, बिल्कुल ज़ीरो नहीं था, पर हाँ कहीं नेपथ्य में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त काल में धार्मिक आस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन धार्मिक आस्था, इस काल में विष्णु मुख्य देवता हो गए थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भागवत धर्म में भक्ति और अहिंसा मुख्य तत्व हो गए। ये भागवत धर्म की जो एक टीचिंग्स थी उसमें यही कहा गया था, भक्ति हो और अहिंसा हो। इसी कारण आपको पता है अहिंसा के कारण कुछ लोगों ने मछली खाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो भागवत धर्म को मानने लगे थे। तो उसकी टीचिंग्स को आपको पढ़ना और याद करना है, ठीक है। देखिए, आप एलिमिनेशन से आंसर निकाल सकते हैं, 50-50 स्किप कर सकते हैं, पीछे के क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप 100% चीज़ को समझ गए। 50 MCQs या 100 MCQs आपको पूरा गुप्ता का एक एक बात समझा दे, बता दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक्स जो है NCERT है या जो भी आप प्रेफर करते हैं उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप एक एक चीज़ को ग्रेस्प कर पाएंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये वीडियोस जो हैं ये बिल्कुल एग्जॉस्टिव हैं, ये इसमें सारी चीज़ कवर की गई है, बिल्कुल की गई है, कोशिश पूरी की गई है, लेकिन फिर भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। नेक्स्ट, इस काल में मूर्ति पूजा का ब्राह्मणीय धर्म में कोई स्थान नहीं था। हिंदू धर्म मूर्ति पूजा का मानता है, मूर्ति पूजा को मानता है, ठीक है। तो आपको लगता है कि मूर्ति पूजा का ब्राह्मणीय धर्म में कोई स्थान नहीं होगा? कहाँ तो बुद्ध भगवान तक की मूर्ति बन गई थी,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस काल में विष्णु सहस्त्र नाम की रचना हुई थी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे सत्य कथन जब पूछे गए हैं तो 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आंसर हो जाएगा हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। विष्णु सहस्त्र नाम की रचना की गई थी। ये जो काल था वो साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट, अच्छा आप एक चीज़ और देखेंगे, ये जो है हिंदू धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय चल रहा है, उसके साथ साथ क्या चल रहा है? बौद्ध धर्म का जो केंद्र बन गया है नालंदा विश्वविद्यालय, और कहीं ना कहीं वो गुप्तास के अधीन आता है। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे? गुप्त जो राजा थे, गुप्ताज जो थे, इनके राजा, वो धर्म सहिष्णु थे, सहनशील थे, सहिष्णुता थी, तभी तो वो अपना धर्म के साथ साथ दूसरे को भी आगे चलने का रास्ता दे रहे थे, जो आज के क्या है, हमारे आर्टिकल 25, 26, 27 के साथ मैच करता है। कि हाँ, अब आप इसको कि ऐसे जोड़ सकते हैं पॉलिटी के आंसर में कि धार्मिक सहिष्णुता या कुछ इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है मेंस में, तो आप कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य में भी हम देखते हैं कि राजा जो थे धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, धर्म सहिष्णुता उनमें थी। वो नालंदा को भी प्रश्रय प्रदान किया था, या फिर ऐसा नहीं था कि उसको तोड़ फोड़ दिया था। जैसे हम आगे देखेंगे मध्यकाल में औरंगजेब ने क्या किया है कि हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया है। ठीक है, हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया है, ये जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने काफ़ी इन्हें तोड़ दिया है। तो ये यहाँ से कुछ अलग दिखाई देता है यहाँ पर गुप्तास के टाइम पे। ठीक है, तो ये आप अपने मेंस में भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों स्वर्ण युग? इसलिए नहीं कहा जाता कि सोने के सिक्के, साहित्य, धर्म, बहुत सारी स्मृतियाँ आप आगे और देखेंगे। यहाँ पे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में जो नवरत्न हैं, इन सब के कारण ये जो है, ये जो काल है चहुमुखी विकास का काल है। ठीक है, इस कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, राजनीतिक एकता और साहित्य, विज्ञान और कला के उत्कर्ष के कारण इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, समुद्रगुप्त निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उसको दिखाया गया है। सही स्टेटमेंट है। समुद्रगुप्त जो है कला प्रिय था, उसको वीणा बजानी आती थी और उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। हमारे मध्यकाल में एक मुगल शासक भी था जो संगीत प्रेमी था, उसको आप कमेंट में बताइएगा कि वो उसका नाम क्या है। वैसे हम जब मध्यकाल पढ़ेंगे तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत था। सही स्टेटमेंट है। चंद्रगुप्त तो था पर चंद्रगुप्त द्वितीय था, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम। गलत है। अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि कला के काल में भी कला के क्षेत्र में भी ये काल अच्छा माना जाता है, स्वर्ण काल है। और देखिए यहाँ से भी पता चलती है गुप्तकालीन बौद्ध कला, और कहाँ गुप्तास ज़्यादा किस पे ध्यान दे रहे हैं? हिंदू, या हिंदू उस टाइम वर्ड नहीं आया था, भागवत धर्म कह रहे हैं वो लोग, जो डिराइव कहाँ से हुआ है? भगवद गीता से या कृष्ण से। तो हिंदू ना बोल के यहाँ पे भागवत का वर्ड यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। वो इस धर्म को मान रहे हैं, स्टिल बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण आपको मिल रहा है। तो ये क्या दिखाता है? उनका सहिष्णुता किसके प्रति? धर्म के प्रति। इस बात को भी आप कोट कर सकते हैं अपने किसी एसे में, या किसी और पेपर 1 के आंसर में, या आपको कभी कुछ लेक्चर देना है, किसी को बताना है, तो आप इतिहास से भी ये चीज़ उठा करके लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे ना, तो आपकी प्री और मेंस की जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सेकेंड इज़ रॉन्ग। तो सत्य कथन जब पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, नेक्स्ट,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लेखक और उनकी रचनाएं। साहित्य के क्षेत्र में यह काल बहुत अच्छा था, तो रचनाएं हुई होंगी। नवरत्न हमें देखने को मिले थे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा ही होगा। देख लेते हैं। शूद्रक, शूद्रक की बुक कौन सी है? मृच्छकटिकम, सही है। इस मृच्छकटिकम में उन्होंने एक वैश्य और एक ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण की प्रेम जो कथा बताई है, लव स्टोरी को बताया है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को बताया है। ठीक है, और ये विश्व की सबसे पहली कृति है जिसका जो है अनुवाद किया गया था, ठीक है, अंग्रेजी में। और नेक्स्ट अमर सिंह का हमने क्या पढ़ा था? अमर कोश, ना कि रोमक सिद्धांत। ये गलत है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 1 और 2 इज करेक्ट। और ये देखिए मृच्छकटिकम, और सर्वोत्कृष्ट कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम। और अमर सिंह की कौन सी है? अमर कोश। नेक्स्ट, गुप्त काल के नाटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल के नाटक कैसे थे? इस काल के नाटक दुखांत होते थे, हमेशा दुख में अंत होता था, ऐसा नहीं है। आप शकुंतला और दुष्यंत की स्टोरी को ध्यान कीजिए। लास्ट में जो दुष्यंत हैं वो शकुंतला की अंगूठी को देखकर उसको पहचान जाते हैं, तो दुख कहाँ हुआ? ये तो हैप्पी एंडिंग हुई। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नाटकों की जो भाषा है, भाषाओं में वर्ण भेद दिखाई देता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। स्त्रियों को कुछ अधिकार दिए गए थे, शूद्रों को अधिकार दिए गए थे, पर वर्ण भेद तो था तभी ना कि कुछ अधिकार दिए गए थे उनको। स्पेशली लिख के आया है कि इनको अधिकार दिए गए थे, क्यों नहीं बाकी सारे वर्णों को लिख करके आया है कि इनको अधिकार दिए गए थे, ये अधिकार दिए गए थे। जिसको कोई चीज़, जो किसी चीज़ से डिप्राइव्ड रहता है, उसके बारे में बताया जाता है। जो लोग, एक एग्जांपल देखिए, जब जो लोग फिजिकली फिट होते हैं उनके लिए तो सरकार कोई रिजर्वेशन नहीं रख रही है, ठीक है। उसको SC ST OBC और जो EWS, उन रिजर्वेशंस को हटा दीजिए, पर जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए तो रिजर्वेशन है। तो कहीं ना कहीं ये किसी चीज़ से डिप्राइव्ड है, इसलिए दिया गया है। तो इसी तरीके से वर्ण भेद दिख रहा, वर्ण भेद रहा होगा तो उस समय पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, पीछे से आपको समझ आ गया होगा कि ब्राह्मण का डोमिनेंस है, उनको दी गई हैं भूमियाँ, शूद्र को कहीं ना कहीं नीचे स्थान पे रखा गया होगा, तभी तो कुछ ही अधिकार दिए गए हैं, कुछ नहीं दिए गए हैं, तो वर्णभेद दिखता है। तो ये बात भी सही है, नाटकों की जो भाषा थी उसमें भी वर्णभेद दिखाई देता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, पर सेकंड ठीक है। यहाँ पे क्या था, जो स्त्रियाँ थी वो प्राकृत भाषा बोलती थी, और जो बाकी वर्ण के लोग थे वो संस्कृत बोलते थे। संस्कृत भाषा को जो इलीट क्लास था वही बोल सकता था। तो यहाँ ये चीज़ दिखाई देती है। आप सोचिए, मतलब भाषा पे भी रोक लगा दी गई है। जैसे कि संस्कृत अगर कोई और बोल देगा तो गंदी हो जाएगी, ऐसा थोड़ी ना है। इंग्लिश तो कोई भी बोल सकता है, या कोई भी और भी लैंग्वेज है। ये बड़ा ही अपने आप में व्यंग्यात्मक लगता है कि भाषा भी गंदी हो जाएगी किसी के बोलने से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये काल तो सभी चीज़ों के लिए स्वर्ण काल था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्यभट्टीय गणित के क्षेत्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आर्यभट्ट के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, पाटलिपुत्र में थे, उन्होंने ज़ीरो का आविष्कार किया, दार्शनिक प्रणाली थी, ये सब पता ही है। तो इसी काल में दिखाई देता है हमें गणित क्षेत्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्टीय। ये स्टेटमेंट ठीक है। इसके रचयिता आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति का ज्ञान था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि गुप्तास का टाइम पीरियड भी ऑलमोस्ट यही है। फिफ्थ, ये 200-300 ईस्वी से बने हैं और 5वीं में ये दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट, हरिशेर निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। और कालिदास और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में
सूचना प्रदान करता है। ये इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में है, इसमें प्रशंसा की गई है। और संगीत प्रेमी राजा कौन था? समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट, हरिशेर द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है बताना है हमें। हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है, और इसी ने ये जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको लिखा भी है, उसमें हेल्प भी की है। ठीक है, देख लेते हैं। समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आर्यव्रत के सभी 9 शासक, ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि ये काफ़ी महत्वाकांक्षी राजा था, इसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। उसने दक्षिणापथ का मतलब यहाँ साउथ इंडिया की तरफ से, जो वर्तमान साउथ इंडिया है, के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये स्टेटमेंट गलत है। मौर्यास के टाइम पे भी तमिलनाडु, केरल और पूर्वोत्तर भारत उसके साम्राज्य में शामिल नहीं थे। इसी तरीके से सभी 12 शासकों को नहीं हराया था, पर हाँ, दक्षिणापथ के कुछ जो शासक थे उनको उसने हरा दिया था। नेक्स्ट, सी, समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। इतना महत्वाकांक्षी राजा है, तो आपने एक कौटिल्य की जो एक थ्योरी भी है, मंडल सिद्धांत, उसमें आप देखेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे कि पड़ोसी जो देश होते हैं वो कई बार हमारे शत्रु होते हैं, लेकिन जब हम उनसे डर जाते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं कि भाई आप हम पे आक्रमण मत करिएगा, हम आपको कुछ कुछ गिफ्ट्स देते रहेंगे। ठीक, तो मंडल सिद्धांत में इस तरीके की पूरी बताया गया है, खैर वो आपके टॉपिक का नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। आंतरिक घेरा कुछ इस तरीके से होता होगा, ये कोर एरिया है, फिर उसके बाद, ठीक है, तो कोर एरिया तो खुद समुद्रगुप्त वाला एरिया हो गया, तो जो यहाँ के राजा हैं वो इसको गिफ्ट लाते होंगे, आंतरिक घेरा। और ये लास्ट वाला, ये इसको हम दक्षिणापथ भी बोल सकते हैं। बाहरी राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। आपने देखा था कि इस समय के जो राजा हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही क्या किया था, विवाह संबंधों को तवज्जो दी थी, जिससे कि वो इनडायरेक्टली भी उन पे शासन कर सके। ठीक है, कई बार दहेज में दे देते हैं इस तरीके से साम्राज्य, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। समुद्रगुप्त भी अपने पूर्वजों के दादा परदादा के कदमों पर चला होगा, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट एक गलत दिख जाता है कि दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को उसने नहीं हराया था, कुछ को हराया रहा होगा, तो स्टेटमेंट बी इज़ रॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, बाह्य इलाके जो हैं संभवतः कुषाण और तथा शक वंश के थे, इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया था। सोचिए समुद्रगुप्त का साम्राज्य कितना नीचे तक था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई? महाराजाधिराज की उपाधि कुछ लोगों ने धारण की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हमें पता है, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कुमारगुप्त की एक अलग उपाधि है जो अभी आगे क्वेश्चन में आएगी। इनकी उपाधियों पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनकी उपाधियां जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2, चंद्रगुप्त प्रथम ने और समुद्रगुप्त ने, इन दोनों ने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शकों पर किसने विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो जब और इनमें इसने शक्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी। इनकी उपाधियां जरूर ध्यान रखिएगा। शकों पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने और हूणों पर किसने विजय प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त ने विजय प्राप्त की थी।
नेक्स्ट, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी प्रसिद्ध रचना है, किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो ये कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी तक हमने गुप्त काल के नाटक देखे थे, अब कालिदास के नाटक की विशेषता देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। दरबारी कवि थे और दुष्यंत शकुंतला जैसे लोगों को लिख रहे थे, तो ऑब्वियसली दरबारी चित्रण करेंगे राज दरबार का। स्टेटमेंट ठीक है। कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्राकृत बोलते हुए, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले देखा है कि उनके नाटकों में वर्णभेद दिखता है और महिलाएं जो हैं और शूद्र जो हैं वो क्या बोलते हैं? प्राकृत बोलते हैं, बाकी अन्य लोग ब्राह्मण संस्कृत बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। किसी काल की जो मेन विशेषताएं हैं वो गुप्त काल की, वो कालिदास के नाटकों में कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रही होंगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे कौन सा कथन पूछा है? सही कथन पूछा है, तो सही कथन है केवल एक। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कात्यायन स्मृति के अनुसार स्त्रियों को भूमि में अधिकार प्राप्त था। अब देख लीजिए, कात्यायन स्मृति इस समय क्या है? साहित्यिक स्रोत है। जितने भी आपने अभी इतनी देर से बुक्स स्मृतियाँ पढ़ी, उनको आप एक जगह नोट कर लीजिए और ये लिख दीजिए कि आपसे अगर पूछा जाए गुप्त काल के बारे में जानने के लिए साहित्यिक स्रोत कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं, और उसके बाद रामायण महाभारत हैं, कालिदास हैं। इन सब की जो रचनाएं, मृच्छकटिकम है शूद्र की, ये सारी जो रचनाएं हैं वो गुप्त साम्राज्य के बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें जानकारी प्रदान करती हैं। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कात्यायन स्मृति के अनुसार स्त्रियों को भूमि में अधिकार प्राप्त था। एक जगह आया है इस तरीके का वाक्यान कि जो स्त्रियों को शादी के टाइम पे सास ससुर और माता पिता की तरफ से जो स्त्री धन मिलता था वो, और उसके साथ साथ वो अपनी अचल संपत्ति को बेच सकती थी या फिर उसको गिरवी रख सकती थी। स्त्री धन प्लस अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ गया? घर, मकान, गाड़ी तो नहीं आएगी, वो तो चल सकती है, खेत, ये सब आ गए ना। तो इसको वो गिरवी या बेच सकती थी। स्त्री धन तो उन्हें शादी के टाइम पे मिला, धन, कपड़े, ज्वेलरी जो भी मिली होगी। इस बात से क्या निकल के आता है? अचल संपत्ति उनके पास, जब उनके पास कोई चीज़ होगी, उनके नाम पे कोई चीज़ होगी, तभी तो उसे बेच सकती हैं, उसको जो है गिरवी रख सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से बिल्कुल सही हो जाती है। और ये किसने बताया? कात्यायन स्मृति में, यानी कि उन्हें भूमि में अधिकार प्राप्त था। स्टेटमेंट इज करेक्ट। रोमक सिद्धांत नामक पुस्तक का विषय गणित है। रोमक सिद्धांत नामक पुस्तक का विषय गणित नहीं है। आर्यभट्टीय जो पुस्तक है उसका विषय क्या है? गणित है। नेक्स्ट, जो गुप्त काल में बना झांसी में देवगढ़, गुप्त काल में झांसी में जो देवगढ़ मंदिर का निर्माण हुआ है, तो ये झांसी के पास ललितपुर की तरफ पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक हो जाती है। ठीक है, सत्य कथन जब बताने हैं तो यहाँ पे ये ठीक हो गया। तो 1 और 3 इज करेक्ट। देख लेते हैं इसमें, इन्होंने जो आपको बताया अभी वही है। और रोमक सिद्धांत जो पुस्तक है वो खगोल शास्त्र पर है, खगोल शास्त्र पर है, ना कि गणित पर। गणित पर कौन सी है? आर्यभट्टी है। नेक्स्ट, गुप्त राजाओं में ने कौन से सिक्के चलवाए? दीनार के बारे में हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही। ड्रम नहीं चलवाए थे, रूपक भी नहीं चलवाए थे, और सुवर्ण चलवाए थे। तो इन्होंने 2 तरीके के सिक्के चलवाए, वो कौन कौन से हैं? दिनार और सुवर्ण। तो डी ऑप्शन 1 और 4
इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिनार जो है रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था और सुवर्ण जो है सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। गुप्त राजा जो अपना सामंतों को जो पेपर या कुछ भी प्रशस्ति देते थे वो उस पर गरुड़ छाप होती थी। तो उनके बाद ये क्वेश्चन देखिए, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया? समझ आ गया? राज्य का चिन्ह गुप्तास का क्या था? गरुड़। मौर्यास का मोर। तो इसी तरीके से यहाँ पे किसने और इसको बनाया? तो देख लेते हैं, इसका आंसर है पल्लव। पल्लव कहाँ आपको दिखेंगे? साउथ इंडिया की तरफ। नरसिंह वर्मन, ये सारे जो है महेंद्र वर्मन, ये सब आपको पल्लव वंश के शासक आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? इसी काल में स्वर्ण सिक्कों की कमी आ गई थी। कहाँ कहा जाता था कि बहुत सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के, बहुत सारे सोने के सिक्के चलाए और बाद में सिक्कों की कमी आ गई थी। माल सस्ता हो गया था। माल सस्ता हो गया तब तो आप 10 सिक्के लेके जाइए, 10 दिनार लेके जाइए और खूब सारा सामान ले आइए जा कर के। तो ये पता नहीं हो सकता। ठीक, स्वर्ण खनन रोक दिया गया था, ऐसा तो कोई साक्ष्य नहीं मिलता, ये भी गलत था। मंदी की अव्यवस्था हो गई थी। मंदी आ गई थी? मंदी तो नहीं आई होगी, ऐसा तो कोई साक्ष्य मिलता नहीं है। मंदी आ गई होगी इस कारण सिक्के कम हो गए होंगे, ये भी गलत है। व्यापार में गिरावट आई थी, ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा था, ये स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है, पर सबसे ज़्यादा कारण क्या था? हमें सबसे ज़्यादा सिक्के कहाँ से मिलते हैं? व्यापार से। व्यापार किससे? जब हम सिल्क किसे बेचते थे? रोमन एम्पायर को, रोमन साम्राज्य को हम क्या बेचते थे? सिल्क बेचते थे। वो हमें सोने के सिक्के देते थे, पर जब इन्होंने सिल्क बनाने की जो टेक्निक थी उसको सीख लिया चाइनीज़ से, तो व्यापार हमारा कम हो गया। व्यापार क्या हुआ? डाउन हो गया और व्यापार में गिरावट आई, इसलिए सोने के सिक्कों की भी कमी होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुप्त युगीन मंदिरों से संबंधित है? मंदिरों के आधार का छोटा होना, जो बेस है वो काफ़ी छोटा है। सपाट छतें, मंदिरों का छोटा आकार या प्रदक्षिणा पथ। तो यहाँ पे मंदिरों का आकार छोटा नहीं होगा, काफ़ी स्पेस था तो बड़े बड़े मंदिर बनवाएंगे, भव्य मंदिर बनवाएंगे, स्टेटमेंट गलत है। सपाट छतें भी नहीं, मंदिरों पे तो क्या है, इस तरीके से ऊपर मीनार टाइप की जाती है, जिसे अलग अलग तरीके से नाम दिए जाते हैं इसके, और ये स्टेटमेंट भी गलत है। मंदिरों का आधार छोटा होना, ये स्टेटमेंट भी गलत है। मंदिर जो है ऊंचे ऊंचे चबूतरे पे बनवाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ इनकी विशेषता है। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? जैसे ये मंदिर है, यहाँ पे इस तरीके से आपने देखा होगा, ये होता है प्रदक्षिणा पथ। इस पे लोग कहते हैं ना, परिक्रमा भी लगा रहे होते हैं काफ़ी सारे प्रदक्षिणा पथ में। तो ये हो जाता है, ये मेन मंदिर गर्भगृह हो गया यहाँ पे, ये हो गया प्रदक्षिणा पथ, कि भगवान के चारों तरफ हमने परिक्रमा लगा ली। तो इसको देख लीजिए, ये विशेषताएं क्या क्या है मंदिरों की। मंदिर ऊंचे चबूतरे पे बने होते थे। सपाट छतों के स्थान पर शिखर, जिसे मीनार वर्ड बोला था, वो शिखर होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और गर्भगृह होता था जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है, जैसे कोई ये मंदिर है, इसमें ये यहाँ पे गर्भगृह हो गया, यहाँ पे मूर्ति रख दी गई, ठीक। और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है, जिसमें आप जो है परिक्रमा कर सकते हैं। गुप्त काल से पहले के मंदिर जो थे वो छोटे होते थे और इनमें प्रदक्षिणा पथ भी नहीं होता था। मंदिरों की भव्यता जो है वो उस समय के राजाओं की जो भव्यता या उनका कला के प्रति प्रेम है उसको भी दर्शाता है, उनकी समृद्धि को भी दर्शाता है। तो गुप्त काल तो बहुत समृद्ध। क्वेश्चन नंबर 40, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है?
असत्य बताना है। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ, ये हमें पता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर क्या होते हैं? इधर एक मंदिर होता है, इसके आसपास मेन मंदिर ये हो गया, आसपास और छोटे छोटे मंदिर होते हैं। जैसे पंच होते हैं, मेन कौन सा होता है? एक पंच जो है मेन सरपंच टाइप का होता है, और 5 लोग इस तरीके से और होते हैं। तो ये पंचायतन शैली में है, ये बात सही है। विष्णु को समर्पित है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विष्णु बहुत ज़्यादा डोमिनेंट उस समय था, उनका बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट थे जो देवता थे। और यह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में अवस्थित है। ये जो मंदिर है वो देवघर एक जगह है, देवघर वहाँ पे है, उस हिल के नीचे बना हुआ है। और ये इसका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो ललितपुर पड़ता है। और ये मंदिर यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर माना जाता है। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि झांसी जिले में अवस्थित है, तो ये बात सही है। पर जब इसका नियरेस्ट करके पूछा जाएगा तो ये ललितपुर में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलत ये स्टेटमेंट हमें दिखाई देता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है ये नागर या बेसर शैली में बना है, तो इस स्टेटमेंट को छोड़ के हम इसको गलत मानते। तो आंसर हो जाएगा डी। पंचायतन शैली में मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। नेक्स्ट, गुप्तकालीन मूर्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल में मूर्तियां भी बनाई गई हैं। तो सारनाथ के आसपास मूर्ति कला की एक नई शैली का विकास हुआ है। सारनाथ वाराणसी में है और यहाँ पे एक नई शैली विकसित हुई है। ठीक है, क्रीम कलर के बलुआ पत्थर तथा धातु का प्रयोग हुआ है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। यहाँ पे जो पत्थर वगैरह हैं कहाँ से लिए जाते होंगे? चुनार, वाराणसी के पास है चुनार। ठीक है, और नग्नता के स्थान पर संयमित सौंदर्य की प्रधानता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये हमारे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन भी है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा और ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तीनों ठीक हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सत्य कथन पूछे हैं। देख लीजिए, सारनाथ के पास मूर्ति कला की नई शैली विकसित हुई और यहाँ पे जो है वस्त्र पहने हुए होती थी मूर्तियाँ। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक थे। क्वेश्चन नंबर 42, युद्धों में सफलता मिलने के कारण किस गुप्त शासक ने व्याघ्र बल पराक्रम की उपाधि धारण की थी? अच्छा, आप बताइए, अगर ये लोग इस टाइम पे होते तो क्या उपाधियां धारण कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 18 जो क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत करता है। तो ये जो व्याघ्र बल पराक्रम की उपाधि है वो कुमार गुप्त ने धारण की है, स्कंदगुप्त ने नहीं की है, समुद्रगुप्त ने भी नहीं की है और भानुगुप्त ने भी नहीं की है। ये लोग महाराजाधिराज, शक्रादित्य, विक्रमादित्य, इन सब उपाधियों इन्होंने धारण किया था। तो ये डी कुमारगुप्त हो जाएगा। 43, किस अभिलेख में सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है? ये बात सत्य है कि उस समय जो उच्च कुल की स्त्रियां थी उन्हें संपत्ति समझा जाने लगा था, उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और ये माना जाता था कि यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को भी चिता पे साथ चले जाना चाहिए। सती प्रथा थी, ठीक है, पर कहीं ना कहीं लिखा होगा तभी तो हमें पता चला होगा। तो ये हमें अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है? ऐरण अभिलेख में। ऐरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। भानुगुप्त एक राजा था जिसने उस अभिलेख में लिखा है कि सती प्रथा थी। नेक्स्ट, बुक्स के साथ साथ अभिलेख, स्तंभलेख, ये भी हमें उस काल की जानकारी देते हैं और मंदिर वगैरह भी जानकारी देते हैं कि कितने भव्य हैं, कितना पैसा था, किस तरीके की भाषा थी, ये सब भी बताते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सौराष्ट्र में एक साम्राज्य स्थापित किया था? सामंत जो थे वो अपने अपने विद्रोह भी कर रहे थे और अपना छोटा छोटा साम्राज्य भी स्थापित कर रहे थे। सौराष्ट्र कहाँ पर है? गुजरात में।
तो ये जो भट्टारक था इसने सौराष्ट्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ये कौन से वंश का था? मैत्रक वंश। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध शासनकर्ता राजवंशों में से एक था। 5वीं से 8वीं शताब्दी तक गुजरात और सौराष्ट्र में इनका शासन था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इनके समकालीन रहे थे। अच्छा, कौन किसका समकालीन है इसको भी देखते रहिएगा। डेट्स आप ध्यान रखेंगे तब आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन किसका समकालीन था। मैत्रक शासक धार्मिक संस्थानों के महान संरक्षक थे। ठीक, और उनका राज्य बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ कौन सा था? भागवत धर्म चल रहा था और इनके यहाँ बौद्ध चल रहा था। इनका जो एक भट्टारक था, इस वंश का संस्थापक जो कौन था? मैत्रक वंश का भट्टारक। और इसने गुप्त वंश के पतन का लाभ उठाकर स्वयं को गुजरात और सौराष्ट्र का शासक घोषित कर दिया और बल्लभी को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ से आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई कि गुप्तों के पतन पर कौन कौन से उदित राज्य थे। ठीक है, मौखरी तो था ही, और ये मैत्रक वंश भी था। मौखरी किधर था? उत्तर भारत की तरफ, और ये पश्चिम भारत की तरफ था। उसके बाद इसका संस्थापक कौन था? भट्टारक था। ये भी हमें 3-4 क्वेश्चन इस व्याख्या से ही हमको मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित पर विचार करें। हूण जो भारत आए थे वे मध्य एशिया की दुर्लभ प्रजाति में से एक थे। मध्य एशिया से आए थे हूण, ये बात सही है। ठीक है, और जो है आर्य कहाँ से आ रहे थे? वैदिक काल में आर्य आए थे, वो कहाँ से आए थे? आल्प्स पर्वत की तरफ से। ठीक है, सिकंदर, ये सारा आप ध्यान रखिएगा। जब इस तरीके की कोई चीज़ पढ़ते हैं तुरंत पिछली वाली रिवाइज कर लीजिए। सिकंदर कहाँ से आया था, आर्य कहाँ से आए थे, उसके बाद किसका किसके काल में आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कुमारगुप्त के शासनकाल में हूणों ने पहली बार भारत पर हमला किया। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हैं। तो क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। और स्कंदगुप्त के टाइम पे किसने आक्रमण किया था? आप इसको देखिएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ये खाना बदोश जनजाति थी और बर्बर जनजातियों में इन्हें गिना जाता था। क्वेश्चन नंबर 46, गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि के प्रकार का कौन सा युग्म सही है? भूमि के प्रकार, क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त भूमि, सही है। जो तत्सम और तद्भव शब्द आप जब पढ़ते हैं ना तो उसमें खेत को क्षेत्र ही बोला जाता है। जो तत्सम है खेत, तद्भव जो है वर्ड है खेत है, और तत्सम उसका क्षेत्र है। तो ये सही है। वास्तु, निवास करने योग्य भूमि। सुनते होंगे वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर ऐसे बनवाइए वैसे बनवाइए, तो यहाँ पे वो लॉजिक आप लगा सकते हैं। तो वास्तु ठीक है। खिल, जो भूमि जोती नहीं जाती, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट 47, आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट के बारे में कौन सा युग्म सही है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली बता देंगे क्योंकि आर्यभट्ट के बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। इन्होंने चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की, ठीक है। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया, ये भी ठीक है। इन्होंने पाई का मान दिया, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। और उसके बाद इन्होंने 5वीं शताब्दी में बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। यहाँ पे थोड़ा सा की जगह खे लिख दिया है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4 सभी स्टेटमेंट सही है। आर्यभट्ट देखिए कितने समय पहले सारी चीज़ें बता गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महिलाओं की स्थिति को पुनर्परिभाषित किया गया था कि उनको पुराण वगैरह पढ़ने का अधिकार है।
वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थीं और इसी कारण उस काल में महिलाएं शिक्षक और दार्शनिक और डॉक्टर थीं। समयापूर्व विवाह कानून द्वारा निषेध था और संपत्ति का अधिकार था। देखिए, इसमें कुछ बातें तो सही हैं पर कुछ गलत हैं। शिक्षक कोई दिखी, दार्शनिक कोई दिखी, डॉक्टर कोई दिखी नहीं दिखी। विधवा पुनर्विवाह हो सकता था पर समयापूर्व विवाह के कानून द्वारा निषेध था, ये बिल्कुल नहीं दिखा। तो ये स्टेटमेंट आंशिक रूप से सही है, पार्शियली राइट और पार्शियली रॉन्ग। तो ये पूरी बात गलत हो जाएगी, सत्य नहीं है। सेकंड देख लेते हैं। संस्कृत भाषा और साहित्य सदियों के विकास के पश्चात शाही संरक्षण के माध्यम से वहां पहुंचा जिसे शास्त्रीय प्रकर्ष के एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ पे के होगा ना कि ले। तो संस्कृत भाषा और साहित्य बहुत अपने उच्च शिखर पर पहुंचा। कालिदास जैसे कवि उसने दिए, ठीक है। अमरकोश और बहुत सारे और कवि, हरिशेन जैसे कवि उस समय हमें मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। थर्ड देख लेते हैं। पुजारियों एवं मंदिरों के प्रशासनिक एवं वित्तीय निरापदाओं के साथ साथ भूमि और गांव में के बढ़े हुए अनुदान दिए जाने से प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रभावित था। विकेंद्रीकरण क्या होता है? कोई यहाँ पे बैठा है पर उसने अपनी जो शक्तियां हैं ABCD सब में दे दी, ठीक है। और केंद्रीकरण क्या होता कि सिर्फ ये अपने पास कोई है, एक्स प्राणी है, उसने सारी शक्तियां अपने पास रख ली। लेकिन जब ये सब में दे देता है तो इसे क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो क्या हुआ था? पुजारियों को कह दिया गया था आप मंदिर देखिए। पुरोहितों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी गई थी उस पर राजकीय अधिकारी उसमें घुस तक नहीं सकते थे, पूरा अधिकार उन्हीं को था, वही मैनेज कर रहे थे। फिर मंत्रियों की संख्या काफ़ी कम थी, सामंतों से कार्य कराया जा रहा था, ठीक है। तो ये विकेंद्रीकरण दिखाई दे रहा है। इवन जो उन्होंने दूसरी राजधानी भी स्थापित करी थी, कौन सी थी दूसरी राजधानी? उज्जैन। तो विकेंद्रीकरण काफ़ी दिखाई दे रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भूमि अनुदानों ने भारत में कृषि दासता के उद्भव का और सामंती विकासों का रास्ता खोला, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग में निराशा हुई। इस स्टेटमेंट को समझिए। जब जमींदार होंगे उन्हें किसी और को, यानी कि राजा को, ये है किसान, ठीक है, ये हो गए जमींदार और ये हो गया राजा, इन्हें 100 रुपये राजा को देने हैं, ठीक है। तो ये इतने सीधे तो नहीं है कि किसान से भी 100 रुपये लें और डायरेक्ट राजा को दे दें। ये किसान से क्या लेंगे? 105 रुपये, 5 रुपये अपनी पॉकेट में और 100 रुपये राजा को दे दिए, ठीक है। तो ये जो है भूमि, और राजा ने इसके बदले ये जो 100 रुपये राजा को कलेक्ट करके दे रहे हैं, राजा ने इसके बदले ने क्या दिया? राजा ने इसके बदले ने क्या दिया कि भाई आप इन लोगों से, इन किसानों से हमें ये कर इकट्ठा करके दीजिए और इन्हें भूमि दी। माना कोई भूमि है 100 स्क्वायर फीट की, राजा ने इन्हें दे दी जमींदार को। राजा ने किसे दी? जमींदार को। कहा आप इस भूमि पे खेती कराइए और इससे कोई भी उपज हो, लेकिन हमें 100 रुपये पर ईयर या पर मंथ, जो भी उन्होंने डिसाइड किया, वो आप हमें दीजिए ला करके। अब ये क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेगा। 100 स्क्वायर फीट में सोचेगा ना जाने क्या क्या बोलूँ, क्या क्या उगा लूँ। किसानों को जो फैक्टर कॉस्ट है, किसानों को कम से कम पैसा देगा, ठीक है। या कृषि दास बनाएगा, लोगों को उधार पैसे देगा। महाजन प्रथा और जो भी है, जिसने उसका कभी उधार ना चुका पाया होगा तो उससे कहेगा बेगारी करो, कृषि दास बनाएगा। और इस तरीके से क्या होगा? ये शोषण प्रारंभ हो जाएगा कृषक वर्ग का, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट ये कहता है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है पर इसको इजी लैंग्वेज में समझाया है, तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सत्य, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए कथन सत्य नहीं है, बाकी सभी क्वेश्चन कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? अष्टांग संग्रह की रचना
बाघभट्ट ने की है, बाणभट्ट नहीं, बाघभट्ट। ठीक है, आप लोग जो बाणभट्ट ने नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, बाघभट्ट ने। इस जो आज की वीडियो थी, इसमें काफ़ी सारे आपको साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन मिले होंगे, क्योंकि ये साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसलिए काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। नेक्स्ट, अष्टांग जो है आप देख लीजिए, किससे रिलेटेड था? आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक थी। रोमन सिद्धांतिका खगोल शास्त्र की थी, आर्यभट्टिका गणित पे थी, अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है? दुष्यंत और शकुंतला के बारे में है। और उसके बाद शूद्र की जो मृच्छकटिकम है, उसमें क्या है? उसमें एक ब्राह्मण और वैश्य का प्रेम दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिमाग में रहना चाहिए किसमें क्या चीज़ बताई गई है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ पे काफ़ी सारे राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त की थी, तो उस समय कांची का राजा कौन था? कांची का राजा था विष्णुगोप। विष्णुगोप उस समय कांची का राजा था। उसका उल्लेख कहाँ मिलेगा? समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ में। यह पल्लव वंश का राजा था। तो आज के 50 क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए, और ये डिस्कशन आपको कैसा लग रहा है, कुछ आप इससे ग्रैस्प कर पा रहे हैं या नहीं, और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए तो वो भी ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।